जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गुरुजी क्लासेज में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप और आपके परिवार अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जिस भी कंपटीशन एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है उसमें समाज का एक या दो क्वेश्चंस जरूर पूछा जाता है। आज हम समाज को पहचानने की कुछ ऐसी ट्रिक डिस्कस करेंगे कि अगर आपने ये ट्रिक सीख ली तो समाज का क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप अपने पास कलम और कॉपी लेकर अवश्य बैठिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम लोग समाज के अर्थ को समझते हैं। तो समाज का अर्थ क्या होता है? संक्षेपण। याद रखिए, समाज का अर्थ क्या होता है? संक्षेपण या संक्षिप्त करना या छोटा करना। इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। समाज का अर्थ क्या होता है? संक्षेपण, छोटा करना, संक्षेप या संक्षिप्त करना, ये समाज का अर्थ होता है। दोस्तों, अब हम लोग समाज की परिभाषा को समझते हैं। तो समाज की परिभाषा क्या है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और आप अपने नोटबुक में नोट भी करेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है। याद रखें, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, राजा का पुत्र, है ना। देखिए, यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्द है, जिसका संक्षिप्त क्या होगा? राजपुत्र। राजा का पुत्र अर्थात राजपुत्र। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। तो यहाँ पर देशभक्ति और राजपुत्र, ये क्या है? समास है। और राजा का पुत्र क्या है? समास विग्रह है। यानी कि समास को जब अलग कर दिया जाता है तो वह विग्रह हो जाता है। समास को जब अलग किया जाता है तो वो क्या बन जाता है? विग्रह बन जाता है। और संधि को अलग किया जाता है तो क्या बन जाता है? संधि विच्छेद बना जाता है। याद रखेंगे, संधि को जब अलग किया जाता है तो क्या बनता है? संधि विच्छेद बनता है। हाँ, और जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं तब क्या बनते हैं? वो संधि बनते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं दोस्तों, वर्ण वर्ण, है ना, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? संधि हो जाता है। और जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तो वहाँ पर क्या बन जाता है? समास बन जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। एक और परिभाषा से हम लोग समझते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पर समास होगा, समाज हो गया है ना। दो या दो से अधिक शब्दों का जो संयोग होता है, संयोग मतलब दोस्तों मिलाना, यानी कि दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में मिल जाते हैं तब क्या बन जाते हैं? समास बन जाते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, महान आत्मा, महात्मा। महान आत्मा क्या है? ये समास विग्रह है। और महात्मा क्या है? ये समास है। यानी कि समास विग्रह को जब हम लोग एक कर देते हैं या संयोग कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तब वो क्या बन जाता है? वो समास बन जाता है ना। जैसे 10 है मुख जिसके, अर्थात 10 मुख, है ना। 10 है मुख जिसके, 10 मुख। तो यहाँ पर 10 मुख क्या है दोस्तों? समास है। और 10 है मुख जिसके, ये क्या है? समास विग्रह है। यानी कि समास को अलग करने को हम लोग क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। और समास विग्रह को जब संयोग करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं या संक्षेपण करते हैं, तब वो क्या बन जाता है? समास बन जाता है। याद रखेंगे, है ना दोस्तों। अब हम लोग समास विग्रह की परिभाषा को समझेंगे। समास को पुनः अलग अलग दिखाने की रीति को विग्रह कहते हैं। यानी कि समास को जब हम लोग अलग अलग करते हैं और उसमें विभक्ति जुड़ जाती है, जिसमें कारक विभक्तियाँ जुड़ जाती है, तब वो क्या बन जाता है? समास विग्रह बन जाता है ना। समाज को जब हम लोग अलग अलग करते हैं और अलग करने के पश्चात उसमें जब विभक्तियाँ जुड़ जाती है तब वो क्या बन जाते हैं? समास विग्रह बन जाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। और समास विग्रह को जब हम लोग पुनः संक्षेपण करते हैं तब वो क्या बन जाता है? समास बन जाता है। इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि दो या दो से अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? समास। दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक और एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि समास को पुनः अलग अलग दिखाने की रीति को क्या कहते हैं? तो समास विग्रह कहते हैं। याद रखेंगे, समास को पुनः अलग अलग दिखाने की रीति को क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। हाँ, जैसे विद्यालय, तो विद्या का आलय, ये समास विग्रह हो गया। विद्यालय क्या समास हो गया, इसको अलग अलग की और इसमें विभक्ति अलग है, विद्यालय हो गया। विद्या का आलय, विद्यालय, तो यहाँ पर विद्यालय क्या हो गया? समास हो गया। और विद्या का आलय क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। पंचवटी,
पांच वटों का समूह। दोस्तों पंचवटी को हम लोग अलग किया है, पांच वटों का समूह। देखिए दोनों में कारक विभक्तियां जुड़ गई है, तो यहाँ पर पांच वटों का समूह क्या हो गया, समास विग्रह हो गया, और पंचवटी क्या हो गया, समास हो गया। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि दो वर्णों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और जब संधि को हम लोग अलग अलग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। संधि के दो वर्णों को जब हम लोग अलग अलग करते हैं तब वो क्या बनता है, संधि विच्छेद बनता है। और समास के पदों को जब हम लोग अलग अलग करते हैं और उसमें विभक्तियां लग जाती है तब वो क्या बन जाता है, समास विग्रह बन जाता है, याद रखेंगे। और उसको हम लोग क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। जब वर्णों को अलग अलग करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। और जब पदों को हम लोग अलग अलग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो दोस्तों मेहनत के लिए एक तो सब्सक्राइब जरूर बनता है दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और यहाँ पर अगला प्रश्न बनेगा कि समास के कितने भेद हैं। हाँ, आप लोग बताएंगे कि समास के कितने भेद हैं। तो दोस्तों समास के मुख्य रूप से 6 भेद है, याद रखेंगे। समास के मुख्य रूप से 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं ये हम लोग बारी बारी से समझेंगे। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। समास के कितने भेद हैं, 6 है। मुख्य रूप से समास के कितने भेद हैं, 6 है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं हिंदी में, तो 6 होते हैं, याद रखें। हिंदी में समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से ये भी आप लोग याद रखेंगे। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। दोस्तों इसको हम लोग ट्रिक से भी समझ सकते हैं। दोस्तों समास के 6 भेद को याद करने के लिए आपको 2 शब्द को याद करना पड़ेगा, बतख और अदद, याद रखेंगे। ट्रिक है बतख और अदद। ये ट्रिक से आप लोग पूरे समास के 6 भेदों को याद कर लेंगे। ब से क्या होता है, बहुब्रीहि, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय, अ से अव्ययीभाव, द से द्विगु और द से द्वंद्व, याद रखेंगे दोस्तों अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से समास के 6 भेद को याद कर लेंगे। एक बार पुनः हम रिपीट करते हैं। ब से बहुब्रीहि, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, अ से अव्ययीभाव, द से द्विगु और द से द्वंद्व। और इसका ट्रिक क्या है, बतख अदद, याद रखें। बतख अदद से हम लोग समास के 6 भेदों को बहुत ही अच्छे तरीका से याद कर लेंगे। दोस्तों समास को समझने के लिए हमें समास के 2 पदों को जानना जरूर होगा। एक पद होता है पूर्व पद और एक पद होता है अंतिम पद। एक पद क्या होता है, पूर्व पद, और एक पद होता है अंतिम पद। और हर समास में अलग अलग पद प्रधान होते हैं। तो दोस्तों हम लोग द्वंद्व समास को देखें तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला पद भी और दूसरा पद भी, है ना। पूर्व पद भी और अंतिम पद भी दोनों प्रधान होते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। हम लोग परिभाषा से भी समझ सकते हैं कि जिस समास में दोनों पद या सब खंड प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और या लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। यानी कि जिस समास का दोनों पद या सभी पद प्रधान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। और विग्रह करने पर दोस्तों और या यह सबसे बड़ा ट्रिक है, अच्छा ट्रिक है समझने का, कि विग्रह करने पर क्या आएगा, और या आएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। और कहीं कहीं पर हम लोग देखेंगे कि समास में ही आपका योजक चिन्ह मिलेगा, कुछ कुछ समास में योजक चिन्ह मिलेगा, तो इससे भी हम लोग पहचान सकते हैं कि ये द्वंद्व समास है। और एक इसका ट्रिक है विपरीतार्थक शब्द, यानी कि द्वंद्व समास उल्टा होता है, विपरीतार्थक होता है। जैसे देखिए माता का क्या है, पिता, है ना, दिन का रात, भला का बुरा, देवासुर का देव और असुर, यानी कि विपरीतार्थक शब्द है। तो जहाँ पर विपरीतार्थक शब्द देखेगा तो समझ जाएंगे क्या, कि वह द्वंद्व समास है। आप लोग बहुत ही ये अच्छा ट्रिक है और इस ट्रिक से हम लोग द्वंद्व समास को समझ सकते हैं। दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए माता पिता, देखिए माता और पिता, देखिए विग्रह करने पर और आया कि नहीं है, माता और पिता विपरीतार्थक भी है और भी आया, तो कौन समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। दिन रात, देखिए दोस्तों दिन रात में योजक चिन्ह है और विग्रह करने पर क्या है, और आया, तो यहाँ पर कौन समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल से समझते हैं, भला बुरा, देखिए यहाँ पर भी योजक चिन्ह है, भला या बुरा, देखिए दोस्तों भला या बुरा और या आया है, तो कौन समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। विग्रह करने पर और या आएगा तो वो कौन समास हो जाएगा,
द्वंद्व समास हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर देवासुर, देखिए देवासुर में योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन विग्रह करने पर देव और असुर आया है ना, विग्रह करने पर देव और असुर आया है, तो इसलिए कौन समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो हम लोग समास में यह ना देखेंगे कि योजक चिन्ह भी रहता है और कुछ कुछ शब्द में योजक चिन्ह नहीं भी रहता है, लेकिन विग्रह करने पर और या जरूर आता है। और या जब विग्रह करने पर आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह द्वंद्व समास है। दोस्तों अगला समास है द्विगु समास। और द्विगु समास को पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है दोस्तों, कि इसका पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास हो जाए। जैसे हम लोग उदाहरण से समझते हैं, जैसे पंचवटी, तो देखिए 5 वटों का समूह। देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 शब्द आया है, 5 संख्या है, तो जहाँ पर संख्या होगा वहाँ पर कौन समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। यानी कि जहाँ पर संख्या होगा वहाँ पर कौन समास होगा, द्विगु समास हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए चौराहा, 4 राहों का समूह। देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 शब्द आया है, तो 4 राह गया तो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। त्रिगुण, 3 गुणों का समूह। दोस्तों देखिए यहाँ पर भी 3 आया है ना। चौवन्नी, 4 आनों का समास। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी 4 आया है दोस्तों। और दूसरा ट्रिक है इसका समझने का, कि जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह करने के पश्चात अंत में का समूह और का समाहार। विग्रह करने के बाद अंत में हम लोग देखेंगे का समूह या का समाहार। जिस विग्रह में का समूह या का समाहार दिखेगा तो समझ जाएंगे कि वह कौन समास है, द्विगु समास है, याद रखेंगे, है ना। देखिए पंचवटों का समूह, तो देखिए का समूह आया है। 4 राहों का समूह, तो का समूह है ना। 3 गुणों का समूह, है ना। 4 आनों का समाहार, तो देखिए का समाहार, का समूह आया है ना, तो कौन समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। दोस्तों अगला समास है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या है, कि जिस समास का पहला खंड प्रधान हो या अव्यय हो, याद रखें, जिस समास का पहला खंड प्रधान हो या अव्यय हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं, है ना। अव्ययी भाव समास में क्या है दोस्तों, कि पहला खंड प्रधान होगा या अव्यय होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, यहाँ पर यथाशक्ति क्या है दोस्तों, अव्ययी भाव समास है। और इसका विग्रह क्या है, शक्ति के अनुसार। आजीवन, आजीवन शब्द क्या है, यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। और जीवन भर क्या है दोस्तों, ये है समास विग्रह। प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन क्या है, समास है। बेरहम ये समास है। निर्भय क्या है, ये समास है। बिना भय का ये समास विग्रह है ना। तो जिस समास का पहला पद क्या होता है दोस्तों, अव्यय होता है या प्रधान होता है उसको हम लोग अव्ययी भाव कहते हैं। दोस्तों इसका पहचानने का बहुत ही अच्छा ट्रिक है, कि जिस शब्द में उपसर्ग लगा हो, याद रखेंगे, जिस शब्द में उपसर्ग लगा हो या अव्यय हो वह कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे देखिए यथाशक्ति में हम लोग देखेंगे कि यथा शब्द क्या है, अव्यय है। यथाशक्ति में यथा शब्द क्या है, अव्यय है। आजीवन में आ शब्द क्या है, उपसर्ग है। प्रतिदिन में प्रति क्या है दोस्तों, उपसर्ग है। बेरहम में बे क्या है, उपसर्ग है। निर्भय में निर क्या उपसर्ग है। तो जहाँ पर जिस शब्द में आपको उपसर्ग दिखेगा तो समझ जाएंगे वह शब्द क्या है, अव्ययी भाव समास है। और दोस्तों एक और इसका ट्रिक है पहचानने का, कि जब हम लोग विग्रह करेंगे तो के अनुसार या भर, के अनुसार या भर, या अंत में देखेंगे कि विग्रह में के होता है ना। तो जहाँ पर अनुसार, भर, के या 2 शब्द बार बार आए, जैसे दिन दिन, है ना, या धीरे धीरे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। दोस्तों आप लोग नोट के रूप में लिख लेंगे कि बे, भर, निर, उप, प्रति, यथा, आ, पर, नि, सम, मन, ये जो उपसर्ग है या अव्यय है जिस शब्द के पहले दिख जाएगा तो आप समझ जाएंगे क्या, कि वह शब्द क्या है, अव्ययी भाव समास है। जैसे देखिए बे तो बेरहम, भर तो भरसक, निर निर्मल, उप उपकुल, प्रति प्रतिदिन, यथा यथाशक्ति, आजीवन, पर परोक्ष, हाँ नि निधड़क, सम समक्ष, मन मनमाना। ये सब जो दोस्तों क्या है, उपसर्ग है और अव्यय है। तो जहाँ पर उपसर्ग और अव्यय दिखे वहाँ पर कौन समास हो जाएगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। दोस्तों अगला समास है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है, याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, है ना। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं।
और एक और यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि जिस समास में कारक विभक्तियाँ लग जाती है, जिस समास में कारक विभक्तियाँ लग जाती है उसको कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि विग्रह करने पर दोस्तों क्या लगता है? कारक विभक्तियाँ लग जाती है। जिस समास को विग्रह करने पर कारक विभक्तियाँ जुड़ जाती है तो उसे हम लोग कौन कहते हैं? कौन समास कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं दोस्तों। तो जैसे देखिए हम लोग उदाहरण से समझते हैं, जैसे विद्यालय है ना, विद्यालय के लिए आलय, विग्रह करने पर क्या रहा है? के लिए आ रहा है ना। तो यहाँ पर के लिए क्या है? ये कारक विभक्तियाँ है, तो ये कारक विभक्तियाँ विग्रह करने पर जुड़ जाती है, तो कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों हम लोग दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर विग्रह करने पर को विभक्तियाँ जुड़ गई है, तो ये कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। पथ भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट, देखिए दोस्तों विग्रह करने पर क्या रहा? पथ से भ्रष्ट। तो देखिए दोस्तों इसमें से कारक विभक्ति जुड़ गई है, तो यहाँ पर ये कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजकुमार, दोस्तों यहाँ पर देखिए राजा का कुमार, तो का क्या है? ये कारक विभक्तियाँ है ना। और ये कुमार जो है यहाँ पर क्या हो गया है? प्रधान है ना। अंतिम पद कुमार जो है वो प्रधान है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो दोस्तों तत्पुरुष समास पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि विग्रह करने पर उसमें कारक विभक्तियाँ जैसे का, के, लिए, को, से, ये सारी विभक्तियाँ जुड़ जाती है द्वारा, तो वो सारे शब्द क्या हो जाते हैं? वो सारे शब्द तत्पुरुष समास हो जाते हैं, है ना। याद रखेंगे दोस्तों अगला समास है कर्मधारय समास। दोस्तों कर्मधारय समास का पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय। जिस समास में विशेषण विशेष्य तथा उपमान उपमेय हो वहाँ पर कौन से समास होते हैं? तत्पुरुष समास होते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि जिस समास में विशेषण विशेष्य तथा उपमान उपमेय होता है वहाँ पर कौन से समास होते हैं? तो तत्पुरुष समास होते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। जैसे देखिए दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, नील गाय है ना, तो नीला है जो गाय। देखिए दोस्तों विग्रह करने पर नीला है जो गाय है ना, यानी कि नीला शब्द क्या है? विशेषण है जो गाय की विशेषता बता रही है ना। इसीलिए यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? कर्मधारय समास हो जाएगा। महान देव, महादेव, तो महान है जो देव। दोस्तों देखिए यहाँ पर महान देव कैसा है? महान है, तो देव की विशेषता क्या है? महान है। तो यहाँ पर महान और नीला क्या है? विशेषण है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? कर्मधारय समास हो जाएगा। उसके बाद देखिए कमल नयन, कमल के समान नयन है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कमल कैसा है? नयन कैसा है? कमल के समान है। तो नयन और कमल क्या? उपमान उपमेय है। कमल और नयन क्या है दोस्तों? यानी कि नयन की तुलना किससे की गई है? कमल के समान, यानी कि कमल के समान नयन है। तो कमल और नयन दोस्तों क्या है? यहाँ पर उपमान और उपमेय है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल, देह लता, देह लता, देह रूपी लता। लता कैसी है दोस्तों? देह रूपी है, मतलब शरीर के आकार की है। लता कैसी है? शरीर के आकार की है, देह रूपी लता, इसीलिए यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। यहाँ पर उपमेय उपमान है ना, इस शब्द में उपमेय उपमान है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? कर्मधारय समास हो जाएगा। और दोस्तों इसका एक पहचानने का बहुत अच्छा ट्रिक है कि इसको विग्रह करने पर है जो या के समान, है जो या के समान ज़्यादातर आप लोग बीच में देखेंगे, यानी कि विग्रह करने के शब्दों के बीच में आप लोग है जो और के समान या रूपी, ये शब्द जहाँ पर आएगा विग्रह करने पर तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। हाँ, विग्रह करने से है जो, के समान या रूपी आएगा तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। और शब्द में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय दिखेगा तो कर्मधारय समास हो जाएगा। दोस्तों अगला समास है बहुब्रीहि समास, है ना। तो बहुब्रीहि समास का समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है दोस्तों? कि इसमें समस्त पद प्रधान नहीं होगा, कोई अन्य पद यानी कि अलग से आकर कोई अन्य पद प्रधान होता है तो वहाँ पर कौन समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। हम लोग परिभाषा से समझ सकते हैं दोस्तों कि जिस समास में समस्त पद प्रधान न होकर अन्य पद का मतलब क्या है दोस्तों? कि दूसरा कोई अन्य अलग से आकर कोई पद प्रधान हो जाता है तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका,
यानी कि नीला है कंठ जिसका, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है दोस्तों, अलग से आकर एक शिव शब्द जो है ये शिव शब्द प्रधान हो गया, इसीलिए नीलकंठ जो है वह कौन सा समास है दोस्तों, बहुब्रीहि समास है। अगला एग्जाम्पल से समझते हैं पीताम्बर। पीला है अंबर जिसके, यानी कि पीला है अंबर जिसके, इसमें से कोई भी पद प्रधान नहीं है, कोई भी शब्द प्रधान नहीं है दोस्तों, यहाँ पर अलग से विष्णु शब्द आकर प्रधान हो गया है, इसीलिए पीताम्बर शब्द क्या है, बहुब्रीहि समास है। दोस्तों दशानन से समझते हैं। 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, यानी कि 10 आनंद है जिसके, इसमें से कोई भी शब्द प्रधान नहीं है। कौन शब्द प्रधान है, रावण, यानी कि अर्थात कहने पर जो नया शब्द आता है उसी की प्रधानता होती है, तो यहाँ पर रावण की प्रधानता है, इसलिए दशानन कौन समास हो जाएगा दोस्तों, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। दोस्तों अगला शब्द है लंबोदर। लंबा है जिसके, अर्थात देखिए अर्थात कहने के बाद कौन आंसर क्या आ रहा है, गणेश। लंबा है उदर जिसके, यानी कि उधर किसका लंबा है, तो गणेश का, तो यहाँ पर गणेश की प्रधानता है, इसीलिए लंबोदर शब्द क्या है दोस्तों, बहुब्रीहि समास है, याद रखेंगे। लंबोदर शब्द क्या है, बहुब्रीहि समास है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोग समास समझ गए होंगे। पुनः हम रिपीट करते हैं कि बहुब्रीहि समास में क्या है कि समस्त पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है, उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर समास के भेद से अनेक प्रश्न आते हैं एग्जाम में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग बारी बारी से समझेंगे। तो दोस्तों पहला यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि पूर्व खंड प्रधान होता है, यानी कि जिस समास का पूर्व पद या पूर्व खंड प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद या खंड प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न बनेगा कि जिस समास का अंतिम खंड प्रधान होता है या अंतिम पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न बनेगा कि जिस समास में विशेषण विशेष तथा उपमान उपमेय होता है उसे कौन सा समास कहते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण विशेष तथा उपमान उपमेय होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न बनेगा कि जिस समास का दोनों खंड या सभी खंड प्रधान न होकर अन्य खंड प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं, यानी कि अलग से आकर कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है, नया पद प्रधान हो जाता है, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। अगला समास है द्वंद्व समास। जिस समास का दोनों खंड प्रधान होता है या दोनों पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। दोस्तों ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न बनेगा कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है ना, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, याद रखेंगे। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। दोस्तों मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग समास को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है दोस्तों। और मुझे विश्वास है कि आप लोग जिस तरह से ये समास समझे हैं, किसी भी प्रकार के कोई भी परीक्षा में आप समास के प्रश्नों को छोड़कर नहीं आ पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।